हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग आप लोग के लिए स्पेशल टॉपिक लेकर आ चुके हैं। एसएससी जीडी का जो 16 शिफ्ट का पेपर ख़त्म हुआ है, उन सब का एनालाइज करने के बाद ये एक अनुमान निकल रहा है क्या कि लगभग 4-5 टॉपिक से एग्जामिनर हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछ रहा है। जैसे आपका 2011 जनगणना हो गया, ठीक है, पंचवर्षीय योजना हो गया, या कह सकते हैं आप क्या राज्यों के राज्यपाल या मुख्यमंत्री हो गया, या कि वंश यानी अंतिम वंश या संस्थापक, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछ रहे हैं, तो क्यों ना इन सारे पे एक वीडियो बनाया जाए और एक ही वीडियो में सब कुछ इंक्लूड किए हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, ताकि जिनका पेपर नहीं हुआ है, ठीक है, वो पेपर देने जाएं और इस टॉपिक से क्वेश्चन आए तो ना छोड़ें। चलिए ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखते हैं क्या पहला पंचवर्ष, ठीक है, जनगणना क्या करते हैं, जनगणना पहले शुरू करते हैं 2011 का। चलिए दोस्तों, इसमें देखते हैं क्या कि भारत में पहले जो बार जनगणना जो हुआ था ना, वो लॉर्ड मेयो कार्यकाल में हुआ था। और कब हुआ था? 1872 में। लेकिन दोस्तों ये नियमित जनगणना नहीं था, ये ध्यान रहे आपको, ठीक है ना। तो भारत में जो नियमित जनगणना था, ठीक है, वो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ था और 1881 में। तो कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए, और ये नियमित क्या था कि हर 10वें साल पे जनगणना होगा। चलिए अब देखते हैं क्या कि भारत 2011 की जनगणना जो थी वो 15वीं नियमित जनगणना था। तो ये भी एग्जाम में पूछ चुका है कि 2011 की जनगणना कौमी जनगणना थी, ठीक है। तो 15वीं 2011 की जनगणना के अनुसार भारत विश्व का कुल 17.5% जनसंख्या जो है वो भारत में निवास करती है, ये ध्यान रहे। और 17% जनसंख्या के मतलब साथ भारत जो है वो विश्व में दूसरा सबसे बड़ा देश है जनसंख्या में। किसमें? जनसंख्या में, ये ध्यान रहे, ठीक है दोस्तों। जनसंख्या में पहला स्थान है, दूसरा स्थान है। लेकिन अगर यही बात करें हम, ध्यान दीजिए क्या क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग दोस्तों, तो क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग अगर बात करूं तो ये 7वें नंबर पे है। और लगभग विश्व का लगभग 2.4% क्षेत्रफल ही भारत में पाया जाता है। और 2.4 के साथ ये 7वें नंबर का सबसे बड़ा देश है भारत। ये भी ध्यान रहे आपका। चलिए, 2011 का थीम क्या था? तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य। तो ये भी ध्यान रहे आपका। चलिए, अगर मैं बात करूं नगरीय जनसंख्या का, तो यहाँ पे 31.2% लोग जो है वो शहर में रहते हैं। और ग्रामीण जनसंख्या जो है आपका 68.8% लोग कहाँ रहते हैं? वो आपके गांव में रहते हैं। चलिए, विश्व जनसंख्या दिवस बात किया है दोस्तों, तो ये कब मनाया जाता है आपका? तो कह सकते हैं क्या विश्व जनसंख्या दिवस जो है आपका 11 जुलाई को मनाया जाता है। दोस्तों क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 11 जुलाई 1987 को जो विश्व की जनसंख्या थी ना, वो लगभग कितना 5 अरब, ठीक है ना, 5 अरब के पार हो चुकी थी। तो इसी के याद में 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। अच्छा, आगे चलते हैं। जनसंख्या विस्फोटक समय क्या था? तो 1951 से कह सकते हैं क्या 1981 के बीच। दोस्तों ये क्यों जनसंख्या विस्फोटक कहते हैं? क्योंकि इस समय में, यानी इस समय में लगभग 30 साल का जो समय है, वो जनसंख्या बहुत तेजी से वृद्धि हुआ था। इसी कारण से इस समय को जनसंख्या विस्फोटक समय कहा जाता है। तो ये ध्यान एग्जाम में पूछ सकता है। अच्छा, जनसंख्या सबसे कम किस समय वृद्धि हुआ था? तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये ध्यान है क्या सबसे कम जनसंख्या वृद्धि, ध्यान दीजिए क्या 1911 से 1921 के बीच हुआ था। इसी कारण से 1921 के वर्ष को हम कह सकते हैं क्या कि द ग्रेट, क्या बोलते हैं? द ग्रेट डिवाइड बोलते हैं, डिवाइड, ठीक है ना, डिवाइड वर्ष बोलते हैं। किसको? 2021 को द ग्रेट डिवाइड वर्ष 2021 को बोलते हैं। क्यों? इसकी जो जनसंख्या था ना, वो देखिए 0.39% की क्या हुई थी? कमी हुई थी। सोच लीजिए,
यहाँ से यहाँ जब 10 साल, देखिए 10 साल का अंतर है। जब जनगणना हुआ था ना तो देखा गया क्या कि 0.39% क्या हुआ था, जनसंख्या में कमी हुई थी। इसी कारण से इस 2021 के वर्ष को द ग्रेट डिवाइड वर्ष बोला जाता है। तो दोनों एग्जाम में पूछ सकता है। चलिए आगे चलते हैं। अगर अब बात करें हम ओवरऑल साक्षरता दर का, ध्यान दीजिए क्या, तो देखिए भारत का जो साक्षरता दर है ना वो देखिए लगभग कितना है आपका, कह सकते हैं कि 74.04% है पूरे भारत की जनसंख्या। लेकिन अगर पुरुष की बात की जाए तो पुरुष ज़्यादा पढ़ते हैं 80.9% और महिला की बात करें कितना तो 64.6% महिला साक्षर है। चलिए 100 में बात कर रहा है जी। चलिए आगे चलते हैं। अगर बात करूं मैं सर्वाधिक और न्यूनतम का राज्यों का, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हम ओवरऑल भारत का लिखेंगे कि भारत में टोटल पूरे भारत में कितना है, और यहाँ पे क्या है आपका राज्यों का लिखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। तो अगर लिंगानुपात की बात की जाए ना तो लिंगानुपात क्या होता है कि 1000 पुरुष पे कितनी महिलाएं हैं, ठीक है। तो अगर भारत में बात की जाए ओवरऑल तो हम कह सकते हैं कि 943, यानी 943 महिला है 1000 पुरुष पे। वहीं अगर बात करें केरल का तो सबसे अधिक है 1084 महिला है 1000 पुरुष पे। चलिए आगे चलते हैं। और हरियाणा में सबसे कम है 879 है। चलिए अगर शिशु लिंग अनुपात की बात करें तो भारत का जो शिशु लिंग अनुपात है वो 919 है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आपको, एग्जाम में पूछा गया है। और सबसे अधिक जो है वो मिजोरम का है और सबसे कम किसका है, हरियाणा का। तो देखिए हरियाणा का लिंगानुपात बात करें तो भी सबसे कम है और शिशु लिंगानुपात की बात करें तो भी सबसे कम है। चलिए अगर 10 की वृद्धि की बात करें हम तो पूरे भारत का जो 10 की वृद्धि है कितनी तेजी से बढ़ रहा है, वो 17.7% की तेजी से बढ़ रहा है, ठीक है ना। और सबसे अधिक किसमें वृद्धि हो रहा है तो मेघालय में 27%, ठीक है, 27.9%। और सबसे कम तो नागालैंड। देखिए नागालैंड में 10 की वृद्धि कमी हुई है। क्या हुआ है, ये कमी हुई है। क्यों, क्योंकि 2011 की जनगणना से पहले जब बात किया ना तो यहाँ जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही थी, लेकिन सरकार ने यहाँ पे नियम लाया, रोक लाए, और 2011 जब जनगणना हुआ तो यहाँ पे 0.6% की कमी देखने को मिला नागालैंड में। तो ये ध्यान रहे आपका। चलिए दोस्तों अब आगे चलते हैं और देखते हैं क्या देखिए अब देखते हैं जनसंख्या घनत्व बात करें हम तो ओवरऑल भारत जो जनसंख्या घनत्व है ना वो 382 किलोमीटर प्रति वर्ग है। यानी 1 किलोमीटर के एरिया में कितने लोग रहेंगे वो होता जनसंख्या घनत्व। तो 382 लोग रहते हैं पूरे भारत की बात करें। लेकिन अगर बात करें पे सबसे अधिक किसका तो बिहार का और सबसे कम किसका तो अरुणाचल प्रदेश का है जनसंख्या घनत्व, ठीक है। साक्षरता दर की बात की जाए पूरा तो अगर देखा जाए साक्षरता दर तो पूरे भारत का जो है वो 74.04% साक्षरता दर है, ठीक है, भारत का। लेकिन सबसे अधिक जो है वो केरल का है और सबसे कम किसका है साक्षरता तो कह सकते हैं कि आपका बिहार का है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगर यही मैं बात करूं दोस्तों इन दोनों, ठीक है, जनसंख्या घनत्व और साक्षरता का केंद्र शासित प्रदेशों की तुलना अगर करें हम तो सबसे ज़्यादा जन घनत्व किस केंद्र शासित प्रदेश में है तो सबको पता होगा किसमें है दोस्तों, दिल्ली में है, ठीक है, ये दिल्ली में है। और सबसे कम किसमें है तो कह सकते हैं क्या अंडमान निकोबार में है, ठीक है ना, अंडमान निकोबार में है, ठीक है ना, जनसंख्या घनत्व। तो ये ध्यान रखना है आपको, एग्जाम में पूछ सकता है। और साक्षरता बात करना सबसे साक्षरता किसमें है तो लक्षद्वीप में, ठीक है, लक्षद्वीप में, ठीक है ना। तो ये ध्यान रहे आपका, लक्षद्वीप में सबसे अधिक साक्षरता है केंद्र शासित प्रदेशों में और सबसे कम किसमें है तो कह सकते हैं क्या जम्मू कश्मीर में, किसमें जम्मू कश्मीर में। तो ये ध्यान रखना है, हम ये यूटी का हम बात कर रहे हैं, केंद्र शासित प्रदेश का बात कर रहे थे। चलिए तो एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है तो कन्फ्यूज नहीं होना है। चलिए अगर मैं देखिए वंश उसके संस्थापक और उसके अंतिम वंश की अगर बात करें हम, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है तो गलत नहीं करके आना है। चलिए तो हम देखते हैं क्या दोस्तों
हर्यक वंश का जो देखिए जो संस्थापक था वो कौन था? बिंबिसार था। यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बिंबिसार था। और अंतिम शासक कौन था हर्यक वंश का? तो नागदशक था। शिशुनाग वंश की बात करें हम तो देखिए प्रथम शासक जो था वो शिशुनाग ही था और अंतिम शासक कौन था? तो नंदीवर्धन था। तो ये भी ध्यान रखना है दोस्तों, एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगर आगे चले हम मौर्य वंश का बात करें दोस्तों, मौर्य वंश का ध्यान दीजिए क्या, ठीक है। तो मौर्य वंश से क्वेश्चन पूछा गया था कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन है? तो ध्यान दीजिएगा, तो प्रथम इसके शासक कौन है? तो चंद्रगुप्त मौर्य। और अंतिम शासक कौन है? तो वृद्धरथ थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। शुंग वंश का देख लीजिए क्या, ठीक है। शुंग वंश का प्रथम शासक कौन है? तो पुष्यमित्र शुंग है। और अंतिम शासक कौन है? तो देवभूति है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए अगर मैं सातवाहन वंश की बात करूं तो प्रथम शासक कौन है? ध्यान दीजिए क्या, तो सिमुख है। ये इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन। ठीक है, सातवाहन वंश का प्रथम शासक सिमुख था और अंतिम शासक कौन है आपका? तो यज्ञ सातकर्णी है। चलिए कुषाण वंश का अगर बात करूं हम तो प्रथम शासक कौन है? किड फिसस प्रथम है और अंतिम शासक कौन है? तो वासुदेव है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और देखते हैं क्या चोल वंश का। ठीक है दोस्तों, अगर मैं चोल वंशों का बात करूं तो प्रथम शासक जो है वो विजयालय है और देखिए अंतिम शासक कौन है आपका? तो राजेंद्र तृतीय है। गुलाम वंश की बात करें तो प्रथम शासक जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक है और अंतिम शासक कौन है आपका? तो कह सकते हैं सैमुद्दीन कैमुर्स है। चलिए ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, लोदी वंश देखते हैं क्या। लोदी वंश का प्रथम शासक या फिर कह सकते हैं संस्थापक तो बहलोल लोदी, ये लोदी है, ठीक है ना। और अंतिम शासक कौन है? इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी। ठीक है, आप पूछ सकते हैं दिल्ली वंश का अंतिम शासक कौन है? तो भी इब्राहिम लोदी। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं क्या दोस्तों, ठीक है, देखते हैं क्या योजना आयोग। अब योजना आयोग के बारे में मुख्य बात ध्यान दीजिए क्या कि योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च, ठीक है, 1950 को हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। तो प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। तो ये ध्यान रखें। और जवाहरलाल नेहरू प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना और तृतीय पंचवर्षीय योजना में अध्यक्ष थे। तो ये ध्यान रहे, आपको एग्जाम में कभी कभी पूछ सकता है। चलिए प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो गुलजारीलाल नंदा थे। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और देखते हैं क्या। देखिए अब इसको क्या हुआ, हमारे भारत के वर्तमान जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने 13 अगस्त 2014 को ऐलान कर दिए कि योजना आयोग को हम समाप्त कर रहे हैं। ठीक है, और उसके स्थान पे नीति आयोग लाए। ठीक है, तो नीट का पहले फुल फॉर्म क्या होता है देखते हैं। तो नीट का फुल फॉर्म, क्योंकि अभी देखिए एग्जाम में पूछा गया है तो गलती नहीं करना है। ठीक है, अब नीट का फुल फॉर्म क्या होता है तो कह सकते हैं क्या दोस्तों, ध्यान दीजिए क्या, ठीक है, नेशनल, ठीक है, इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो ये ध्यान रहे आपको, इसका गठन कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को इसका गठन किया गया। अध्यक्ष कौन है? तो प्रधानमंत्री ही होते हैं। ठीक है, और उपाध्यक्ष कौन है इस समय वर्तमान के? तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पक्का पूछेगा, क्योंकि इसका फुल फॉर्म भी पूछ दिया है, ठीक है, अध्यक्ष भी पूछ दिया है। तो अब हो सकता है उपाध्यक्ष या CEO पूछे, ठीक है, आने वाले एग्जाम में। तो देखिए अगर मैं देखिए उपाध्यक्ष की बात करूं तो डॉक्टर सुमन के बेरी हैं और कौन है? तीसरे नंबर के हैं, देख सकते हैं आप, फोटो यहाँ पे इनका लगा हुआ है। चलिए CEO कौन है? तो परमेश्वरम अय्यर हैं। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं क्या दोस्तों। चलिए अब राष्ट्र विकास परिषद, देखिए इसका देखिए गठन जो हुआ था वो 6 अगस्त 1952 को हुआ था। तो ये ध्यान है आपका, ठीक है। इनका काम क्या होता है? तो कह सकते हैं इनका काम जो है योजना आयोग द्वारा लागू किए गए पंचवर्षीय योजना का संचालन करना। कौन करते हैं? ये राष्ट्र विकास परिषद करते हैं। इसके सदस्य कौन होते हैं? तो हम कह सकते हैं कि राज्यों के मुख्यमंत्री। कौन दोस्तों? मुख्यमंत्री प्लस कौन होते हैं? मुख्यमंत्री प्लस योजना आयोग के सदस्य, योजना आयोग के सदस्य, ध्यान रहे। तो ये दोनों कौन होते हैं? इसके सदस्य होते हैं राष्ट्र विकास परिषद के। तो ये ध्यान में आपको एग्जाम में पूछ सकता है। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं क्या दोस्तों हम।
नेक्स्ट देखते हैं क्या, चलिए अब प्रथम पंचवर्ष योजना ध्यान रहे क्या, प्रथम पंच योजना कार्यकाल क्या था, तो हम कह सकते हैं क्या इसका जो कार्यकाल था दोस्तों वो था 1951 से 1956। चलिए इसके बाद कुछ और फैक्ट देख लेते हैं क्या दोस्तों। पहली जो पंचवर्षीय योजना था ना, ये ध्यान रहे आपका, तो इसका जो समय था बता चुके हैं 1951 से 1956 था, ये ध्यान रहे आपका, ठीक है। ये कौन सा मॉडल था, तो हैरान डोमर मॉडल पर आधारित था, ठीक है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य हर पंचवर्ष योजना का जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में हमेशा यही रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो कृषि विकास को उच्च प्राथमिकता दी गई थी, तो ये ध्यान रहे आपके। इस पंचवर्ष योजना में, ठीक है, भाखड़ा नांगल परियोजना, दामोदर परियोजना और ब्यास परियोजना का कह सकते हैं क्या कि संचालन हुआ था। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या दूसरी पंचवर्ष योजना का देखिए अब क्या पूछा है, दूसरी पंचवर्ष योजना किस क्षेत्र पर अधिक जोर दिया गया था, ठीक है ना। तो पहला में कृषि और दूसरा में उद्योग, तो कह सकते हैं क्या उद्योग, ठीक है ना। पहला में कृषि, दूसरा में उद्योग पे ध्यान दिया गया था। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं क्या दोस्तों यहाँ पे देखिए दूसरी पंचवर्ष योजना का समय जो था 1956 से 61 था। ये कौन से मॉडल पर था, तो पीसी महानो नोबिस मॉडल पर आधारित था, तो ये ध्यान है आपका। अब ध्यान दीजिए क्या यहाँ पे मोस्ट बात क्या, अब यहाँ पे उद्योग बात किया है, तो ध्यान यहाँ पे देखिए भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला के इस्पात कारखानों का संचालन किया गया था। ध्यान रहे दूसरी पंचवर्षीय योजना में पूछता है किस देश की मदद से, तो रसिया यानी रूस की मदद से। कौन से, रूस की मदद से, तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं, तीसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्ष योजना मुख्य उद्देश्य ध्यान देगा, ठीक है ना। अगर मैं तीसरी पंचवर्ष योजना का बात करूं ध्यान है दोस्तों, तो क्या कि इस देखिए तीसरी पंचवर्षीय योजना में किस पर जोर दिया गया था, तो ध्यान रहे क्या पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि, दूसरा में उद्योग और तीसरा में उन दोनों को जोड़ दीजिए, कृषि और उद्योग दोनों पे, ठीक है ना। तो कृषि और उद्योग दोनों पे। चलिए आगे चलते हैं, तो ये ध्यान रखा, ठीक है। आप इसमें आगे जोड़ सकते हैं क्या कृषि उद्योग और आत्मनिर्भरता, तो और अच्छा हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, अब इसके बारे में जानते हैं क्या तीसरी पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्य, ठीक है। तो ये हो गया मेरा। चलिए इस योजना में, ठीक है, हरित क्रांति का जन्म हुआ, सबसे इंपॉर्टेंट हरित क्रांति का जन्म किस योजना में हुआ, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में हुआ था। हरित क्रांति के जनक किसे बोलते हैं, तो ध्यान रहे हमको दो नाम नया रखना है क्या, एक विश्व का, देखिए एक याद रखना हमको विश्व का, और ये याद रखना है क्या भारत का जनक, ठीक है, भारत का। तो जो विश्व के जनक हैं वो कौन है, तो कह सकता हूँ नार्मन कौन है, बोरलॉग, ठीक है, ये विश्व के जनक हैं। और भारत की बात करेगा तो एम.एस. कौन है, स्वामीनाथन, कौन है दोस्तों, तो स्वामीनाथन है, ठीक है। तो ये ध्यान रहे आपको, ये दोनों। अगर मैं बात करें कि हरित क्रांति पर सबसे अधिक किस पर सबसे अधिक प्रभाव दिखा, तो ध्यान रहे गेहूं पर, और गेहूं में कई गुना वृद्धि हुआ था। तो सबसे अधिक अगर प्रभाव दिखा है तो गेहूं फसल पे दिखा है हरित क्रांति का। तो ये ध्यान रहे, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। कह रहा है क्या बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना इसी पंचवर्ष योजना में हुआ है, तो ये भी ध्यान रहे आपको। चलिए दोस्तों अब आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या चौथी पंचवर्ष योजना, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चौथी पंचवर्ष योजना का समय काल, अब समय काल जो था ना वो 69 से 74 था, 1969 से 1974 तक था समय काल। इसका देखिए मुख्य उद्देश्य देख लेते हैं क्या, क्योंकि मुख्य उद्देश्य सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है चौथी पंचवर्षीय योजना का। देखिए तो चौथी पंच योजना मुख्य उद्देश्य देखें तो अस्थायित्व के साथ विकास तथा आत्मनिर्भरता पर की प्राप्ति, ठीक है। देखिए मॉडल जो था वो कौन सा था, आरडी गाडगिल, यानी आरडी गाडगिल मॉडल पर आधारित था ये, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य आप लोग जरूर देख लीजिएगा, ठीक है ना, अस्थायित्व के साथ विकास एवं आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, ठीक है। तो ये ध्यान रहे आपका, ठीक है। नेक्स्ट बात ध्यान रखिए क्या कि इस पंचवर्षीय योजना में, ठीक है, 14 बैंकों का
ठीक है ना, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, ठीक है ना, राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो ये ध्यान है आपका, ठीक है ना। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, इनका डेट अगर बात करें हम कब किया गया था, तो 19 जुलाई 1969 को किया गया था। सबको पता होगा 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। तो किस पंचवर्ष योजना में, तो इसी चौथी पंचवर्षीय योजना में। एक बात और, इसी पंचवर्ष योजना में ना इसरो का स्थापना हुआ था। किसका, इसरो का स्थापना भी हुआ था। इसरो का स्थापना कब हुआ था आपको ध्यान रहे, तो कह सकता है क्या कि 15 अगस्त 1969 को। तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये दो बातें। चलिए दोस्तों अब आगे चलते हैं क्या, और नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, पांचवी पंचवर्ष योजना। सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखें क्या, पांचवी पंचवर्ष योजना। अगर मैं बात करूं इसका मुख्य उद्देश्य का, पांचवी का, तो गरीबी उन्मूलन या फिर कह सकते हैं गरीबी निवारण। क्या दोस्तों, गरीबी निवारण इसका मुख्य उद्देश्य था, ठीक है। और क्या था आपका, आत्मनिर्भरता। क्या था दोस्तों, आत्मनिर्भरता, ठीक है ना, आत्मनिर्भरता पर बल देना। ये दोनों इसका मुख्य उद्देश्य था। तो ये ध्यान रहे आपका, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे रॉ नहीं रहेगा, ठीक है ना, आत्मनिर्भरता, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगर मैं पांचवी पंच योजना का बात करूं दोस्तों, पांचवी पंच योजना का बात करूं, तो ये सिर्फ पंच योजना न, ये 4 साल चला था। कितने साल, 4 साल। कारण क्या है कि देखिएगा, ये 4 साल जो सरकार था वो इंदिरा गांधी सरकार था। और जैसे चुनाव हुआ 1978 में, तो कौन आ गए, मोरारजी देसाई जनता पार्टी की सरकार आ गई, ठीक है ना। और मोरारजी देसाई ने क्या किया, तुरंत इसको क्या किया, पांचवी पंच योजना को खत्म कर दिया, ठीक है। तो इसी कारण से ये सिर्फ 4 साल ही चल पाया था। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं क्या, ठीक है। देखिए छठवीं पंचवर्ष योजना मुख्य, देखिए अब देखिए छठवीं पंच योजना ना हमको मुख्य उद्देश्य ध्यान देना है, ठीक है। उद्देश्य क्या था, तो गरीबी निवारण, क्या था मेरा, गरीबी निवारण। दोस्तों गरीबी निवारण पहला मुख्य उद्देश्य हो गया। दूसरा क्या था आपका, आर्थिक विकास, ध्यान रहे, आर्थिक विकास इसका मुख्य उद्देश्य था। तीसरा क्या था, तीसरा देखें, अगर मैं तीसरे की बात को ध्यान रहे क्या इसमें, तो कह सकते हैं क्या, आधुनिकीकरण, ठीक है ना, और आत्मनिर्भरता, ठीक है ना। ये जो छठवीं पंचवर्ष योजना के मुख्य उद्देश्य थे, तो आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। छठवीं पंचवर्ष योजना में एक बात और देखना है क्या, कि 12 जुलाई, ठीक है ना, 1982 को क्या हुआ था, नाबार्ड बैंक का स्थापना हुआ था। तो किसके काल में, छठवीं पंचवर्ष योजना के समय नाबार्ड की स्थापना हुआ था। तो ये ध्यान रहे आपका 1982 में, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए बोल दें नाबार्ड की स्थापना, ध्यान रखें क्या, नाबार्ड की स्थापना जो हुआ था वो किसके सिफारिश पे हुआ था, किसके सिफारिश हुआ था, तो शिवरामन। कौन थे, शिवरामन, ठीक है ना। ये एक ग्रामीण बैंक है, तो ये भी ध्यान में आपका। तो चलिए दोस्तों अब आगे चलते हैं क्या, और नेक्स्ट देखते हैं क्या आप, ठीक है। सातवीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है दोस्तों, सातवीं पंचवर्षीय योजना। तो सातवीं पंचवर्ष योजना का मुख्य उद्देश्य ध्यान दीजिए क्या, तो रोजगार, शिक्षा एवं जन स्वास्थ्य था। क्या था दोस्तों, रोजगार, ठीक है, प्लस शिक्षा और क्या था आपका, स्वास्थ्य, ठीक है ना। कह सकते हैं क्या, स्वास्थ्य था, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक मिला थोड़ा, जन स्वास्थ्य कह सकते हैं उसको, ठीक है, जन स्वास्थ्य। तो ये ध्यान रहे आपको, जन स्वास्थ्य था। एक सेकेंड, जन स्वास्थ्य,
ठीक है, तो ये ध्यान रहे आपको। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। देखिए 8वीं पंचवर्षीय योजना मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि एग्जाम में पूछता है क्या कि 8वीं पंचवर्षीय योजना के समय प्रधानमंत्री कौन थे। दोस्तों थोड़ा कहानी नुमा समझते हैं क्या 8वीं पंचवर्षीय योजना का। एक छोटी सी कहानी क्या कि भारत की जो अर्थव्यवस्था था ना, आप देख सकते हैं क्या, ठीक है, 1991 में जो था वो काफ़ी डगमगा गया था। कारण क्या है कि 1991 में जो था वो जो विदेशी मुद्रा था ना, हमारे जो विदेशी मुद्रा जो रहता है, ठीक है, वो लगभग ख़त्म हो चुका था। इसी कारण से अर्थव्यवस्था जो है वो डगमगा गया था। तो हमारे तत्काल जो प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव, जो कि 9वें प्रधानमंत्री थे, ठीक है, और उस समय क्या थे आप कह सकते हैं क्या कि वित्त मंत्री जो थे, ठीक है, वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। इन दोनों के सूझबूझ से हमारी इंडिया की अर्थव्यवस्था जो काफ़ी मजबूत हुई और फिर पटरी पे आए। नहीं तो एक बोल सकते हैं क्या कि अगर विदेशी मुद्रा किसी देश का अगर खत्म हो जाता है ना तो दिवालिया हो जाता है। जैसे मैं बात करूँ श्रीलंका का, आप देख सकते हैं पाकिस्तान का होने वाला है, ठीक है ना, तो ये हाल होता है। लेकिन बहुत अच्छे क्या बोलते हैं वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह और प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा सिंह के सहयोग से फिर अर्थव्यवस्था हमारी पटरी पे आ गई। तो इसी कारण से पूछता है क्या, हमेशा एग्जाम में पूछता है कि 1992 में हमारे वित्त मंत्री कौन थे। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये ध्यान रहे आपको, और प्रधानमंत्री कौन थे आपके पीवी नरसिम्हा सिंह। ये एक्स्ट्रा फैक्ट हम बता दिए हैं ताकि एग्जाम में पूछे तो नहीं फंसना है आपको। चलिए, तो 8वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य अगर बात करें हम तो क्या कि रोजगार कौन सा था बाबू, देख सकते हैं क्या, रोजगार कह सकते हैं, ठीक है ना, रोजगार वृद्धि। ये ध्यान रहे आपका, ये 8वीं पंचवर्षीय योजना है, रोजगार वृद्धि। दूसरा मैं कह सकता हूं क्या, आधुनिकीकरण, ठीक है ना। तीसरा मैं कह सकता हूं क्या, कि आत्मनिर्भरता, ठीक है ना। चलिए, तो ये जो थे ये 8वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था, तो ये हमको ध्यान देना है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। और प्रधानमंत्री रोजगार योजना का शुरुआत 8वीं पंचवर्षीय योजना में हुआ है, तो इन कुछ बातों को हमको ध्यान देना है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट और देखते हैं दोस्तों क्या क्वेश्चन। नेक्स्ट 9वां देखते हैं। अब 9वां का मुख्य उद्देश्य, ठीक है, क्या था, मानव विकास। क्या था, मानव विकास। तो 9वां का मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों, कह सकते हैं क्या कि मानव का विकास, मानव विकास कैसे करे, इसका मुख्य उद्देश्य था, ठीक है ना। तो 9वां का था, और न्यायपूर्ण, क्या कहते हैं, न्यायपूर्ण, ठीक है, न्यायपूर्ण वितरण, ठीक है ना। ये था 9वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं। अब 10वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य देखते क्या, ठीक है। देखिए 10वीं पंचवर्षीय योजना इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ कहा गया था, ठीक है, ध्यान रखिए आपका, कि आने वाले 10 वर्षों में क्या करना है, प्रति व्यक्ति आय को दुगना करना है। 10वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था, इसलिए हमेशा ये पूछता रहता है 10वीं। चलिए आगे चलते हैं, 11वीं 12वीं देख लेते हैं, ठीक है ना। 11वीं 12वीं का मुख्य उद्देश्य बहुत सिंपल है, दोनों एक ही है। कौन सा, कि कह सकते हैं तीव्रतम एवं समावेशी विकास, ठीक है ना, तीव्रतम एवं समावेशी विकास। तो ये ध्यान रहे आपका, ये एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है ना। ये तीव्रतम एवं समावेशी विकास, ये 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजना दोनों का मुख्य उद्देश्य है। अभी एग्जाम में आपके हाल ही ये पूछा गया था। तो चलिए आगे चलते हैं, ये 12वीं पंचवर्षीय योजना खत्म हो गया, ठीक है ना। तो उम्मीद है, चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं क्या। देखिए राज्यों के राज्यपाल, ठीक है ना, कौन सा दोस्तों, राज्यों के राज्यपाल। देखते हो क्या, लास्ट टॉपिक है, खत्म होने वाला है। देखिए तो आंध्र प्रदेश के, देखिए अगर मैं बात करूं आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है, तो विश्वभूषण हरिश्चंद्र हैं, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश से कौन है कि बी.डी. मिश्रा हैं। असम के जगदीश मुखी हैं। बिहार के कौन है राज्यपाल, तो फागू चौहान, ध्यान है दोस्तों, फागू चौहान है, ठीक है। छत्तीसगढ़ के कौन है, देखिए छत्तीसगढ़ के कौन है दोस्तों, तो अनुसुईया उइके हैं, ठीक है। गोवा के
PS श्रीधरन पिल्लई हैं। गुजरात के कौन है? आचार्य देवव्रत हैं। हरियाणा के बंडारू दत्तानेत्र हैं। ठीक है। हिमाचल प्रदेश कौन है? तो राजेंद्र विश्वनाथ कह सकते हैं अर्लेकर। ठीक है ना। झारखंड में कौन है? रमेश बैस हैं। कर्नाटक के कौन है दोस्तों? तो कह सकते हैं क्या? थावर चंद्र कह सकते हैं गहलोत हैं। आगे चलते हैं और देखते हैं क्या। ठीक है ना। क्वेश्चन देखिए, देख सकते हैं क्या आप? 12 केरल कौन है? केरल के तो कह सकते हैं क्या? केरल कौन है आपके? तो आर मोहम्मद खान हैं। और मध्य प्रदेश कौन है? तो मंगुई भाई कह सकते हैं क्या? कि छगन भाई पटेल। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट थे कुछ। ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक से जरूर कीजिएगा। ओके, धन्यवाद।